जय हिंद। वेलकम बैक टू आर स्टार करंट अफेयर्स। आज है 2 मई 2026 और 2 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 2 मई 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इससे आपके लिए एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज ला रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वैसा प्रश्न हम लेके आते हैं जो कि एक सप्ताह का करंट अफेयर्स होता है। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रैक में मिल जाएगा। इसे भी आप जरूर देखिए क्योंकि आपका एक सप्ताह का करंट अफेयर्स आपको इसमें रिकॉल हो जाएगा। और RSR हॉट ट्रिक पे ही यह आपको एक वन शॉट का सीरीज है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट वीडियो लाए हैं। इसे प्लीज़ आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें एक तो हैंड रिटेन नोट्स है और शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स होता क्या है कि यह आपके लिए एग्जाम के समय ये आपको फ़ायदा करेगा, एग्जाम के समय फ़ायदा करेगा। और इसमें होता क्या है देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, एक जब भी हम आपके सामने आते हैं एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं। किसी कैसे एक स्टूडेंट को एग्जाम के समय सब कुछ समेटने के चक्कर में उसके हाथ में कुछ नहीं लग पाता है। तो इसीलिए जितना भी वन शॉट वीडियो आपका 10 मैराथन के बराबर है क्योंकि इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और इसमें केवल टू द पॉइंट बात किए हैं। कोई ज़्यादा फालतू कोई ज़्यादा बकवास नहीं, टू द पॉइंट बात किए। और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आप देखे होंगे कि इस RSR हॉट ट्रिक में बहुत सारा हम प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, प्रैक्टिस सेट साथ में प्रीवियस ईयर भी करवाए हैं। तो इससे ये अंदाज़ा मिल गया है कि इसे कैसे और कितना पढ़ना है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ पढ़िए लेकिन उतना ही पढ़िए जितना से एग्ज़ाम में आ सके और उसको आप रिकॉल कर सके। तो ये जितना भी इसे आप जरूर देखिएगा। और RSR हॉट ट्रिक में अगर आपको साइंस अगर याद नहीं होता है तो ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको साइंस याद करवाया जा रहा है। यह एपिसोड 7 तक अपलोड हो गया है, ये सीरीज आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। साइंस आपको पूरा ट्रिक्स से यानी कि पूरा दिमाग में ड्रिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यह 29 अप्रैल को मनाया गया। कब? 29 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किससे? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? 29 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी अप्रैल महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 अप्रैल को क्या मनाया गया है? उत्कल दिवस। और RBI का स्थापना दिवस और CBI का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्कल दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था, इसीलिए उत्कल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं क्योंकि बंगाल प्रांत से बिहार अलग हुआ था, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च 2026 को जो बिहार दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। 15 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? जनजातीय दिवस, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ था, इसीलिए जनजातीय दिवस हम लोग 15 नवंबर को मनाते हैं, ये याद रखिएगा। और RBI का स्थापना यानी कि RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल को RBI का स्थापना मनाते हैं। और RBI से याद रखेंगे कि क्या किस RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। देखिए ये है संजय मल्होत्रा, एक है संजय मूर्ति जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में है। क्या? यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति है। और संजय मल्होत्रा कौन है? RBI के गवर्नर है। और CBI का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व और जिम जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को, कब? 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ। और 1948 से याद रखेंगे क्या? NCC का भी स्थापना कब हुआ है? 1948 में। और NCC से याद रखेंगे से NCC का भी महानिदेशक कौन है? तो वीरेंद्र बस्त है। कौन है? वीरेंद्र बस्त। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस और साथ में विश्व हेमोपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और 12 अप्रैल को
अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उद्यान दिवस, और 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस, साथ में 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया, और 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस, और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, और साथ में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसका थीम है आवर पावर आवर प्लांट, यानी कि हमारा शक्ति हमारा ग्रह। और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया, और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, और 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस, और साथ में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस मनाया गया, और 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो अप्रैल महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। देखिए, इसमें जितना भी यह हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर से, जैसे 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाएगा। तो यह जितना भी हाईलाइटेड किया हुआ यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको तो याद तो पूरा ही होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार जब भी एक दिवस आता है उस महीने का हम पूरे दिवस आपको रिकॉल करवाते हैं। तो यह आपको पूरा याद होना चाहिए, लेकिन इसमें जो जितना भी हाईलाइटेड किया हुआ है इससे आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में 26 किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह अपना देश ने हासिल किया। कौन? अपना देश ने हासिल किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि से अभी काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत देश ने पहला स्थान हासिल किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत से याद रखेंगे से भारत की UPI सिस्टम वीज़ा को छोड़कर आगे निकल गई है, और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? यह भारत में इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है। कहाँ? तो ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? यह चाइना में होगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 75वें स्थान पर और सिंगापुर पहले स्थान पर। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई, और भारत में कुल अब रामसर स्थल की संख्या कितना हो गई है? 99 हो गई है, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील, और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील, और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, और राजस्थान का सिलीसेट झील, और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य, और गुजरात का छड़ी ढंड, और ये भी उत्तर प्रदेश का ही शेखा झील। क्या है? शेखा झील। यह भी कहा है उत्तर प्रदेश का। यह सब लेके अब कितना हो गया? 99। अच्छा, 99 क्या हो गया है? रामसर स्थल। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, इंडेक्स की बात आई है तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। देखिए, बोलिए। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है, अमेरिका पहले स्थान पे। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39 स्थान पे। खुशहाली सूचकांक भारत 116 स्थान पे। शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक भारत 130 स्थान पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत 99वें स्थान पे। 20 प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41वें स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 38 स्थान पे। और CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक भारत 96वें स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59 स्थान पे और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे। AI प्रीफरेंस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे और विश्व के सबसे समान देश में भारत चौथे स्थान पे। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के सूचकांक में भारत 36 स्थान पे है। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, भारत से ही याद रखेंगे क्या, किसे?
ज्योग्राफी में देखते हैं कि इसे भारत की लंबाई कितनी है, तो ये भारत की लंबाई कितना हो जाएगा 3214, कितना हो जाएगा 3214, ये लंबाई है और यही चौड़ाई, तो ये कितना हो जाएगा 2933, कितना हो जाएगा 2933, यानी कि भारत के उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण 3214 और पश्चिम से पूरब कितना हो जाएगा 2933, और भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263, कितना है 32,87,263। भारत के उत्तर पूर्व जो है भारत जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में, और भारत के उत्तरी बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कौल, क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर के इंदिरा कौल, जो कि यह 37 डिग्री कितना 37 डिग्री 6 मिनट से दक्षिण में आता है। यहाँ कन्याकुमारी जो कि कैप ऑफ कमोरिन जो कि दक्षिण में है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट तक, कितना है 8 डिग्री 4 मिनट तक। उसके बाद इधर का जो पश्चिम का हो जाएगा, इधर का गुजरात का गौर माता, कितन कौन गुजरात का गौर माता, जिसका 67 डिग्री 8 मिनट, क्या है 67 डिग्री 8 मिनट से पूरब का हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश का किबुथु, जो कि 97 डिग्री 5 मिनट हो जाएगा, ये याद रखेंगे। अच्छा, भारत जो है ये क्षेत्रफल के स्थान पे कितने स्थान पे 7वां, कैमा 7वां। इससे पहले कौन कौन है, सबसे नंबर पे रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पाँचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें नंबर पे भारत और 8वें नंबर पे कौन है अर्जेंटीना, कौन है अर्जेंटीना। उसके बाद अच्छा याद क्या रखेंगे कि सिर्फ भारत के ये क्या कहते हैं 8 राज्यों से कौन से कर्क रेखा गुजरती, कौन सी रेखा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, यह 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और याद रखें क्या, देश की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, यह कई राज्यों से 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे क्या, किसी छत्तीसगढ़, क्या है छत्तीसगढ़ जो ऐसा राज्य है जो कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को काटती है। कौन सी राज्य में, यह छत्तीसगढ़ में, ये याद रखेंगे। अच्छा, याद क्या रखेंगे से भारत और चीन के बीच, ठीक है, कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। कौन है, मैकमोहन रेखा। यह कब प्रस्तावित हुआ था, 27 अप्रैल 1914 को। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ। यह कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डुरंड रेखा, जो यह विभाजन से पहले था, अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बट गया है, यह डुरंड रेखा। इतना याद रखेंगे भारत से, ठीक है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जितना हम को कनेक्ट करके बताते हैं इसी प्रकार आपको को कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। अभी भारत जामुन के विकास के उद्यम स्थल के रूप में उभरा है। कौन, भारत जामुन के विकास में। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन जीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया है। भारत 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा है। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बना है। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में भारत शीर्ष पर रहा। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना यह भारत में शुरू की गई और भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई है। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ को कनेक्ट करके बताते हैं कि कैसे आप करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। अब को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप कहीं भी पढ़ते हैं, एक स्टूडेंट को होता है क्या, 5 से 6 सब्जेक्ट उसको दिमाग में रखना पड़ता है, और 5 से 6 सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, आप जब तक को कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक वो आपके दिमाग में रिकॉल नहीं हो पाएगा और आप उसे याद नहीं कर पाएंगे।
तो इसीलिए को कनेक्ट करके पढ़ी, कहीं भी पढ़ी लेकिन को कनेक्ट करके पढ़ी। और लेकिन मैं फिर बताऊँ, जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं ना, इस प्रकार से पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसे नहीं पढ़ाता है। क्योंकि हम बहुत जगह देखें, बहुत टीचर आएंगे तो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो ज्योग्राफी ही पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक के देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे आते हैं ऊपर से कुछ वीडियो देखते हैं उसके बाद निकल जाते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और एक चीज़ और बता रहे, आप अपने अंदर सबसे पहले ये हैबिट डेवलपमेंट कीजिए पूरा वीडियो देखने की और डेली देखने की। अगर किसी कारणवश अगर आज का वीडियो नहीं देख पाते तो कल उससे पीछे वाला देखिए, उसके बाद आज का देखिए, ठीक है। तो ये अपने अंदर ये हैबिट आप सबसे पहले डालिए और डेली देखने की। हम फिर बता रहे हैं, अगर आप डेली देखने की हैबिट डालते हैं तो आपके अंदर खुद ऑटोमेटिक परिवर्तन जरूर नजर आएगा। लेकिन 2 दिन पढ़िएगा, फिर 3 दिन छोड़िएगा, फिर 3 दिन पढ़िएगा, 2 दिन पढ़िएगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो आप डेली देखने की हैबिट जरूर डालिए। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 1 गीगावाट का हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया? यह विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। कहाँ? विशाखापट्टनम में अभी 1 गीगावाट हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ? आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम में याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कौन सी घाटी है? अराकू घाटी है। कौन सी घाटी है? अराकू घाटी है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह डॉक्टर निखिल टंडन को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ये हैं डॉक्टर निखिल टंडन। इनको अभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में इन्हें अभी नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नियुक्ति की बात आई है तो अभी SAIL ने, किसे? SAIL ने दिलीप कुमार को मुख्य सत्कर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO संजय जमुआर को नियुक्त किया गया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे? अशोक कुमार लहारी को नियुक्त किया गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जस्टिस हरिकेश राय को नियुक्त किया गया है। रिलायंस एंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस ने परमिंदर सिंह को अपना CEO नियुक्त किया गया है। डाबर ने हरजीत S भल्ला को भारत के कारोबार का CEO नियुक्त किया गया। नीतू समरा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया। श्रीकांत बेलामांकनी को नोस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए जो आपको रिकॉल करवा रहे हैं। और जैसे को कनेक्ट कर रहे हैं वैसे आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं तो यह सब आपको कनेक्ट करने का आपको आइडिया आ गया होगा। और जैसे हम पढ़ा रहे वैसे आपको मज़ा आ रहा होगा। जैसे रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। BPCL के अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। UPSC का चेयरमैन कौन है? अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। और अजय नाम से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है, अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है, और एक है अजय ये क्या कहते हैं? अजय बंगा जो कि कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। और ये क्या है? डॉक्टर अजय कुमार जो कि UPSC के अध्यक्ष है। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयका। कौन है? अनंत गोयका। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? चेयरमैन अरविंद परघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है? ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? जिसका यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 1945 में, और यह लागू हुआ 1946 से। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल ईरानी। कौन है? खालिद एल ईरानी। एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। NCC के कौन है? बीरेंद्र बस्त। ITBP के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। CISF के कौन है? परवीर रंजन। कौन है? परवीर रंजन। BSF को कौन है? परवीन कुमार। कौन है? परवीन कुमार। अब देखिए परवीन नाम आया तो परवीन से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। CBC के अध्यक्ष कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। कौन है? V नारायण।
डीआरडीओ के कौन, डीआरडीओ के कौन है, समीर बी कामत। कौन है, समीर बी कामत। आईसीसी के चेयरमैन कौन है, जैसा, और जैसा से याद रखेंगे आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया, जैसा को। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, मिथुन मिन्हास। और एसीसी के कौन है, मोहसिन नकवी। कौन है, मोहसिन नकवी। एएफआई के अध्यक्ष कौन है, बहादुर सिंह सग्गू। कौन है, बहादुर सिंह सग्गू। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है, भुवनेश्वर कुमार। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है, राजा राजन। कौन है, राजा राजन। 53वें सीजीआई कौन है, तो सूर्यकांत। इससे पहले कौन थे 52 नंबर के, BR गवाई। अटॉर्नी जनरल कौन है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में दिया हुआ है, कौन है, आर वेंकट रमणी। कौन है, आर वेंकट रमणी। रेलवे के सीईओ कौन है, सतीश कुमार। कौन है, सतीश कुमार। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है, भी रामासुब्रमण्यम। कौन है, भी रामासुब्रमण्यम। देखिए यह है भी रामासुब्रमण्यम, और एक है VR सुब्रमण्यम जो कि नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है, सुमन बैरी। कौन है, सुमन बैरी। FBI के निदेशक कौन है, काश पटेल। कौन है, काश पटेल। कैबिनेट सचिव कौन है, TB सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर के। और वायुसेना के सेनाध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह जो कि 28वें नंबर के। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26 नंबर के। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। और लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है, तो राहुल गांधी। और राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। देखिए फिर बता रहे हैं, वीडियो के अंत तक की जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल आपसे जो सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया, तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, N चंद्रबाबू नायडू। इनको अभी बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अब सम्मानित की बात आई है तो अभी एल अलीम यूसुफ को, किसे, एल अलीम यूसुफ को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया। ऑस्कर्स ऑफ साइंस से डॉक्टर अतुल नाथ को सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसे दिया गया, साध्वी सतीश सैल को दिया गया। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हार्वर्ड साउथर्न एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सैनी गुप्ता को सम्मानित किया गया। और प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। अच्छा, सम्मानित की बात आई तो बस अब आंख बंद कीजिए, अब फटाफट रिकॉल कीजिए। देखिए जितना भी एक्स्ट्रा हम रिकॉल करवाते हैं यह मोस्ट है, यह आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। जैसे DRDO वाला भी ADO वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आप एग्जाम देखिए, मैं फिर बताऊँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना फैक्ट्स बताते हैं वो सब आपको मज़ा आ रहा होगा। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया, नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया, S जयशंकर को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 किसे दिया गया, आनंद बलराज को। 2025 में किसे दिया गया था, मोहनलाल को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, सत्यमंगलम बिड़ला को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया 2026 में, SSDMA यानी कि सिक्किम राज्य को दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, एजुकेट गर्ल्स को। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया, द्रौपदी मुर्मू को। देखिए यह है सिटी की ऑफ ऑनर, एक है की टू सिटी, क्या है की टू सिटी। यह की टू सिटी पुरस्कार किसे दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना के द्वारा। और ये सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार ये द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया, पुर्तगाल के द्वारा दिया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यह लियोनेल मेसी को दिया गया, यह एक फुटबॉलर थे और यह अमेरिका के द्वारा दिया गया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, बैरा मुथ्थू को। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, विनोद शुक्ला को। प्रेम प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, लाली अबू लेला को। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार किसे दिया गया, भानु मुश्ताक को दिया गया। 2025 में
शारदा सिन्हा को पद्मा विभूषण पुरस्कार मिला और 2026 में 5 लोगों को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया, जिसमें पहला धर्मेंद्र जी, दूसरा है केटी थॉमस, तीसरा एन राजम और चौथा पी नारायण और पाँचवा VS अच्युतानंद। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? सूरबाला को। और 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय को। और 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार साधु भरदसी को दिया गया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 इसमें मैग्नस कार्लसन ने जीता और किसे हराकर? फैबियानो कैरुआनो को हराकर। टाटा स्टील मास्टर शतरंज यह आर प्रज्ञानंद ने जीता। एबल पुरस्कार 2026 यह गार्ड फ्लंटिंग्स को दिया गया और 2025 में मसाकी काशीवारा को दिया गया। आत्मभूमि पुरस्कार यह श्री वेंकटेशन को दिया गया और कैंटन आर मिलर पुरस्कार यह सोनाली घोष को दिया गया। और CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार यह वेणु श्रीनिवास को दिया गया। महाराजा हरि सिंह शांति अवार्ड यह मनोज सिन्हा को दिया गया और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह मिशेल बैचलेट को दिया गया और NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 देखिए 25 में यह 2 विषय में दिया गया, एक हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में दिया गया नवतेज सरना को और हिंदी में दिया गया ममता कालिया को, जो कि इनका एक कविता है जीते जी इलाहाबाद। ठीक है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 किसे दिया गया? यह साध्वी सतीश सैल को दिया गया। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जारी SIPRI 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह अमेरिका रहा है। कौन? अमेरिका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी SIPRI 2025 रिपोर्ट के अनुसार खर्चा के मामले में यह अमेरिका रहा। अब अमेरिका की बात आई है, यह है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप और यह रिपब्लिकन पार्टी से। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति डिक चैनी। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाते? 23 अप्रैल को। और याद रखेंगे क्या से भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कुप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास और ये टार्कस होता है। हमारे संविधान में अमेरिका से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना का विचार लिया गया। लेकिन याद रखें इसे प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया? यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन प्रस्तावना ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उसके बाद मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? यह अमेरिका से। लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। ठीक है। मूल अधिकार यह अमेरिका से लिया गया और मौलिक कर्तव्य यह कहाँ से लिया गया? रूस से। महाभियोग कहाँ से लिया गया? यह अमेरिका से, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 61 में है, राष्ट्रपति के महाभियोग। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्वालुकन ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अभी अमेरिका की संसद में H1B वीज़ा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी यह विधेयक पेश हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में ARCD ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया। USA के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चंद्रमा के निकट भेजे गए आर्टेमिस द्वितीय नामक मानवयुक्त मिशन को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिटिक गीजर इचिनस ने विस्फोट हुआ। USA के मोन्टाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने शुरू किया है। तो इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस यूरोपीय देश ने लिथियम उत्पाद की पूरी चैन स्थापित की है? तो यह फिनलैंड ने की है। कौन? फिनलैंड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी फिनलैंड यूरोपीय देश ने लिथियम उत्पादन की पूरी चैन स्थापित की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिनलैंड की बात आई, यह है मैप में फिनलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? हेलसिंकी। और फिनलैंड की करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो। और फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? एलेक्जेंडर स्टुबो। कौन है? एलेक्जेंडर स्टुबो। अच्छा, फिनलैंड को याद रखेंगे क्या? किसे? झीलों का झील किसे कहते हैं? फिनलैंड को। और झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। हजारों झीलों का झील किसे कहते हैं? यह फिनलैंड को कहते हैं। ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन यह कहाँ किया गया? यह मेघालय में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति
का पहला संस्करण कहाँ किया गया? मेघालय में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मेघालय की बात आइए, यह है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या हो जाएगा? शिलोंग में। मेघालय के सीएम कौन है? कोनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। कौन है? CH विजय शंकर। मेघालय में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है। मेघालय में याद रखेंगे उमियाम झील कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में बांग्ला लोकनृत्य, बेहदी खलम लोकनृत्य, नोक करम लोकनृत्य और मेघालय में निजा जनजाति, मिक्की जनजाति, गारो जनजाति, खासी जनजाति यह सब पाई जाती है। मेघालय में मेगोंग महोत्सव मनाया गया, चेरी बोरोसम महोत्सव मनाया गया, बेहद खलम महोत्सव मनाया गया और मेघालय में अभी ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू किया गया। यह मेघालय सरकार के द्वारा 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? मेघालय में। और इससे पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों हो चुका है कहाँ? तो उत्तराखंड में, जिसमें पहला स्थान पे कौन आया? सर्विसेज की टीम। और बिहार का स्थान कितना था? 39वां था। अभी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सीएम इंस्पायर क्या है? इंस्पायर योजना की घोषणा यह कौन किया है? मेघालय सरकार ने किया है। कैलमारिया गारोएनेसिस नामक सांप की नई प्रजाति यह मेघालय में खोजी गई। मेघालय खांसी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दिए। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की। मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जल पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में यह नामित हुआ है। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवंती मोहित डेरे बनी है। मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक के पाठ्यक्रम में खांसी और गारो को अनिवार्य किया है। तो इतना याद रखेंगे मेघालय से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कोका कोला इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? तो यह कोका कोला यह उत्तर प्रदेश के साथ की है। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि से अभी कोका कोला इंडिया ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ साझेदारी की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ से याद रखें, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। अब भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा? लखनऊ में। और सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह लखनऊ में हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। गुप्त गोदावरी गुफाएं कहाँ? यह उत्तर प्रदेश में। और सारस क्रेन जो कि उत्तर प्रदेश का यह राजकीय पक्षी अभी घोषित किया गया। क्या कहते हैं? राजकीय नृत्य कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे क्या? अमसोट चोटी क्या है? उत्तर प्रदेश का जो उच्चतम बिंदु है ना, इसको क्या बोलते हैं? असमोट चोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असमोट चोटी बोलते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील और फुलहर झील। रामगढ़ ताल से आपके दिमाग में 3 चीज़ क्लिक करना चाहिए। एक है रामगढ़ ताल, यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक है सूरज ताल, एक है चांद ताल जो कि हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जिसमें ताल आएगा जैसे खुरपा ताल, नौकशिया ताल, ये सब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। तराई एलिफेंट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान जय मंडल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, भुटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा? भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया है। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकिल संयंत्र खुला है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट में घोषित किया गया। और उत्तर प्रदेश के दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया। कौन? दिव्या सिंह। उसके बाद देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरित मानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि यह अयोध्या में मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है। और भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ उज्ज्वला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो यह हरदोई में। कहाँ? हरदोई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बन गई है? यह रितिका श्री बनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि यह है रितिका श्री अभी भारत की पहली
ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन? रितिका श्री बनी। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। देखिए, यकीन मानिए लिखने की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर लिख देते हैं, आपको कनेक्ट करके लिखिए, जितना ज़्यादा लिखते हैं उतना ज़्यादा आपको याद होगा। अगर हमें याद है तो यह सब आपको याद आना चाहिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस टेलीग्राम पे आपको वीडियो के साथ साथ इसका PDF मिल जाएगा और PDF के साथ साथ इसका जितना भी MCQ है वो सब मिल जाएगा। तो आपको ये रिकॉल के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। और कल आपसे जो हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो यह अशोक कुमार लाहारी को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जिस प्रकार हम पढ़ा रहे हैं तो आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।